सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर्स फाइल में। हम आपके लिए फिर एक बार हाजिर हैं लेकर के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये लेक्चर इतना कंसाइज और प्रिसाइज है आपके लिए ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि शायद ही आपको ऐसा लेक्चर पूरे यूट्यूब पर कहीं मिले। इस यूट्यूब में इस चैप्टर को करने के बाद आपको लगेगा कि आप कभी भी सिंगल पीवाईक्यूज या कोई भी क्वेश्चन जो है आप मिस नहीं करोगे। इससे कंप्लीट जो इसका जो टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, इतने अच्छे नोट्स में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप चैप्टर पूरा बने रहिए और आपका सेल डिवीजन और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। कहते हैं कि प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, यही सक्सेस के क्या होते हैं, तीन स्तंभ हैं। ठीक है। और ये लेक्चर एक ही लेक्चर काफ़ी है आपकी पूरे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के लिए। आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि उनको प्रॉपर वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो देखिए क्या है। यहाँ पर हमारा जो पहला है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कहते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसा नोट्स लेके आया हूँ ना, मतलब शायद ही आप पढ़ करके इसको देखोगे कि हाँ क्या चीज़ है, ये गजब की चीज़ लेके आया आपके लिए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल। कह रहा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दो चीज़ें जो होती हैं, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी भी सेल की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। सेल साइकिल देखिए, चैप्टर में दो चीज़ें हैं, एक सेल साइकिल है और सेल डिवीजन है। तो पहले सेल की साइकिल पूरी होती है, फिर सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है। जैसे अगर आपको नीट का एग्जाम देना तो पूरे साल आप नीट की तैयारी करते हो और एग्जाम किसी एक दिन होता है। ऐसे ही पहले सेल की पूरी साइकिल होती है और जब डिवीजन होना होता है तो सेल का डिवीजन हो जाता है। तो सेल साइकिल लंबा टाइम लगेगा और सेल डिवीजन में कम समय लगता है। सेल साइकिल क्या बता रहा है, देखिए सेल साइकिल के बारे में क्या कह रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें सेल रिप्लिकेट करता है अपने जीनोम को, डीएनए आरएनए को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, ग्रो करता है, तब जाकर के वो डिवाइड होता है डॉटर सेल में। ठीक है। सेल ग्रोथ जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है थ्रू आउट सेल साइकिल। सेल का ग्रोथ जो होता है पूरे सेल साइकिल में कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ हम आपके लिए बता दें कि जीनोम का रेप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज में होता है। किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सेल साइकिल का जो भी प्रोसेस है वो जेनेटिक कंट्रोल में होता है। सेल डिवीजन एक कंट्रोल्ड वे में होता है और आपको पता है कि अगर सेल डिवीजन कंट्रोल्ड वे में ना हो तो वो ट्यूमर या कैंसर का रूप ले सकती है। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप का है। सेल डिवीजन कितने टाइप का है, दो टाइप का है। एक है मियोसिस और एक क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस और क्या है, मियोसिस। ठीक है। माइटोसिस और क्या है, मियोसिस है। ठीक है, मियोसिस। ठीक। अब यहाँ पर जो ये माइटोसिस है, माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं माइटोसिस को, माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ इक्वल टाइप की डिवीजन हो रही है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक। जबकि जो मियोसिस है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हम इसको बोलते हैं, किसको, मियोसिस को। तो सबसे पहले हम जो यहाँ शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं माइटोसिस। क्या चालू करेंगे हम, माइटोसिस चालू करेंगे। अब देखिए कितना बेस्ट नोट्स आपके लिए यहाँ पर माइटोसिस के लिए हम लेके आए हैं। ध्यान से देखिए, फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में देखिए एक आता है इंटरफेज। अब इंटरफेज में आता है G1S G2। तो दो फेज हैं, एक इंटरफेज है और एक क्या है, एम फेज है। इंटरफेस जो होता है वो पूरा 95% का टाइम लेता है एक सेल की साइकिल का। ठीक है। जैसे आप अगर अब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरे साल सोचिए, पूरा 365 दिन में समझिए कि पूरा साल आप 364 दिन पूरा प्रिपेयर करते हो और वन डे आपको क्या होता है, उस प्रिपरेशन का क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। ऐसे ही सेल जो होता है प्रिपरेशन में लगाता 95% और केवल 5% जो होता है वो डिवाइड होने में टाइम यूज़ करता है। तो इंटरफेस पर क्या है, 95% ड्यूरेशन है, प्रिपरेशन करता है ये अपने डिवीजन का। ठीक है। इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखिए एक एक वर्ड समझिए, एक एक क्वेश्चन है जो कभी ना कभी पीवाईक्यूज में, किसी इंपॉर्टेंट टेस्ट में या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। और आप इस चैप्टर को कंप्लीट करके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हो। कहते हैं इंटरफेज जो होता है फेज बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन होता है। इंटरफेज में तीन फेज हैं, G1S G2।
G1 फेज को हम गैप 1 बोलते हैं, S जो है सिंथेसिस फेज है और G2 जो है गैप 2 फेज है। यहाँ हम M फेज को माइटोसिस फेज, यहाँ यही एक्चुअल डिवीजन का फेज होता है, जिसमें आती है दो हिस्से, एक आती है कैरियोकाइनेसिस और एक आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ हम न्यूक्लियस का डिवीजन देखेंगे, किसका डिवीजन देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियस का डिवीजन देखते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस तब जा करके सेल का डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, ये कोई क्या है, ये देखिए, ये कोई अगर सेल है तो सेल में क्या होता है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये सेल में क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस सेल का मालिक होता है, ये सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन सेल का साइज जब बहुत बड़ा हो जाए कि तो कहते हैं कि न्यूक्लियस और अपॉन सेल साइज, न्यूक्लियस अपॉन सेल साइज, इसका रेशियो देखा जाता है। अगर इसका रेशियो जो है कम हो गया, बहुत कम, तब सेल को डिवाइड होने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि पहले ये अकेले पूरे सेल को कवर करता था, अब ये क्या करेगा, पहले न्यूक्लियस ही अपने आप को क्या करेगा, दो पार्ट में बांटेगा, फिर सेल को क्या किया जाएगा, डिवाइड। तो न्यूक्लियस का बंटना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। फिर साइटोप्लाज्म जब बट करके दो सेल बन जाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ओके, कैरियोकाइनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोफेज के बाद बोलो टीलो, तो ऐसा नहीं है, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए अच्छे से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गैप 1 फेज में क्या इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, ये एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्ट हैं, ये समझिए कि इनको निकाल करके यहाँ पर रखा गया है। G1 या गैप 1 फेज हम कहते हैं, ये इंटरवल होता है बिटवीन सेल डिवीजन एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन का क्या होता है, इससे पहले सेल डिवाइड हुआ था, G1 से पहले सेल क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था, और G1 के बाद क्या है, एस फेज है। तो ये किसके बीच में हुआ, डिवीजन और एस फेज के बीच में कौन आ गया, गैप 1, ठीक है। सेल यहाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल को ये क्या करता है, यहाँ पर डुप्लीकेट करता है। कंटिन्यूस ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल, सेल का यहाँ कंटिन्यू क्या होता है, ग्रोथ होता है। मैं बता रहा हूँ ना, आप नोट्स को पढ़िए, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। एस फेज क्या है, सिंथेसिस फेज, देखिए ध्यान से, फेज ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। एस फेज में ही क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है न्यूक्लियस में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन यहाँ होता है एनिमल सेल में। देखो, क्योंकि सेंट्रियोल्स जो होता है वो प्लांट सेल में होता नहीं है, एनिमल सेल में ही होगा, इसलिए ध्यान रखना कि स्टेटमेंट आ सकता है ना कि इन एस फेज एनिमल सेल सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, तो ये तो सही है, लेकिन कह देगा ये इन एस फेज प्लांट सेल सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, तो आपको लगेगा हाँ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन तो होता ही था, आप सही कर दोगे, लेकिन आगे ध्यान रखना वो प्लांट सेल बोल दिया था तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपसे ट्रू एंड फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। डीएनए तो यहाँ डबल हो जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, यहाँ एस फेज में डीएनए का कंटेंट डबल तो होता है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। और यहाँ हिस्टोन प्रोटीन भी एस फेज में बनता है। तो बोलिए हिस, सारा ना एस आर वाला हिस, तो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ बनता है एस फेज में। ऐसे आप आइए G2 फेज को देखिए। G2 फेज जो होता है ये फाइनल प्रिपरेशन करता है कि अच्छा अब सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, अब आगे हमको क्या करना है, माइटोसिस के लिए बढ़ना है। तो फाइनल प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस आर सिंथेसाइज। माइटोसिस होने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो गैप 2 फेज में बनता है। ध्यान रखना, जो माइटोसिस के लिए रिक्वायर प्रोटीन होती है वो G2 में बनती है, और वो प्रोटीन कौन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन क्या काम करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है, जैसे ये क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम की ये क्या होता है, काइनेटोकोर होते हैं, ठीक है, और बीच में क्या होता है, सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम को खींचने के लिए जो धागे बने होते हैं ना, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा तभी इस क्रोमोसोम को इधर खींचेगा और इस क्रोमोसोम को इधर खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मार्क्स पॉइंट हैं आप ध्यान से उनको लर्न करिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, G0 फेज क्या होता है, इसको हम लोग क्यूसेंट फेज या क्यूसेंट फेज कहते हैं। और एक्चुअली
ये कहते हैं कि ये सेल डिवीजन तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन सेल मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। In adult organism, some cell do not divide and exit from जीवन स्टेज। वो सेल डिवीजन को फॉलो ही नहीं करते, जीवन से एस फेज में जाते ही नहीं है, वो जीवन से ही बाहर चले आते हैं, ठीक है। और इंटर कर जाते हैं क्यूसेंट फेज में, जैसा कि हार्ट सेल करती है, ठीक है। मेनली सस्पेंडेड द सेल साइकिल, यहाँ सेल साइकिल सस्पेंड हुआ, सस्पेंड होने का मतलब जब जरूरत होगी तो फिर से सेल साइकिल में एंटर कर सकती है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन यहाँ कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल इंटर इन जी नॉट फेज एट द एंड ऑफ जीवन फेज, जीवन फेज के एंड होते ही वो वापस अपने आप को बैक कर लेती है जी नॉट फेज में, और जब जरूरी होगी तो वापस वो सेल साइकिल को फॉलो कर लेती है। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, यहाँ पर आपको दिखाया गया क्लियरली। ये देखिए, ये जो है ये आपका इंटरफेस दिखाया गया है, पूरा 90% का ड्यूरेशन जो है ये इंटरफेस है, और ये आपका सिंगल क्या दिखाया गया है, एम फेज। इंटरफेज में देखिए G1 है, एस है, G2 है। लेबलिंग आपको बहुत आनी चाहिए, मतलब एनसीईआरटी के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जैसा जहाँ जिसका जो लेवल है उसको आप देखते रहिए, है ना। और ये देखिए यहाँ जो जी नॉट फेज आया, इसी जीवन से ही बाहर निकल के किस फेज में चला गया, जी नॉट फेज में। यम फेज यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो आप पूरा ऑर्डर याद रखिए, देखिए G1 S G2, उसके बाद आता है एम फेज, और एम फेज में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इतने को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज को इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियोकाइनेसिस, ठीक। और उधर तो साइटोकाइनेसिस सही है, ठीक है। तो इस तरह जो होते हैं ये सेल के इवेंट होते हैं, एक सेल साइकिल में जो जो चीज़ें होती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एम फेज, ठीक है। एम फेज में देखिए कहते हैं ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल की, बहुत से वर्क होते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल, जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन मतलब जितने भी सेल होते हैं उनका फिर से क्या होता है, फिर से निर्माण होता है, ताकि वो दो इक्वल डिवीजन में क्या हो सके, बढ़ सके। वैसे माइटोटिक सेल डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंटल एंड डॉटर सेल आर सेम। कहता है इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जैसा हम पहले बता चुके हैं। क्यों इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पेरेंटल सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, सेम। माइटोसिस स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस एंड एंड विद साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस जो होता है कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है और साइटोकाइनेसिस पे जाकर के क्या होता है, खत्म होता है। सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। जैसे अगर हम यहाँ माइटोसिस को बताएं तो आप पहले हैप्लॉइड डिप्लॉइड को समझते हो ना। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या चीज़ होती है, हैप्लॉइड का मतलब होता है, जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी है तो उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। 46 क्या है, क्रोमोसोम है ह्यूमन में, ठीक है। तो इसमें 46 जो है वो 23 पेयर्स में है, 23 पेयर्स में। तो इस 23 पेयर का मतलब 23 के दो सेट हुए, 23 प्लस 23। तो इसमें एक 23 जो होता है वो मदर से आता है, और एक 23 जो होता है वो कहाँ से आता है, फादर से आता है। तो यहाँ जो है टोटल क्रोमोसोम एक ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं, जिसमें 23 पेयर होते हैं, है ना। वन हाफ जो होता है 46 का वो मदर का होता है, और वन हाफ किसका होता है, फादर का। तो अगर किसी सेल में केवल 23 क्रोमोसोम ही है तो उनको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे उनको, हैप्लॉइड बोलेंगे, ठीक है। और अगर क्रोमोसोम में जो है 46 है, 23 पेयर है, तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। और ह्यूमन बींग्स में जो होता है गैमेट को छोड़ करके सभी सेल जो होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना ध्यान से, माइटोसिस का प्रोसेस क्या है। मान लीजिए कोई सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ डिवीजन होकर के जो दो सेल बनेंगी ना, उन दोनों सेल में भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। एग्जैक्ट जैसे ये सेल है ऐसे ही यहाँ पर कितने सेल का निर्माण होता है, दो सेल का निर्माण होता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। आगे देखिए प्रोफेज के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोफेज जो होता है यहाँ इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। उससे पहले क्रोमोसोम या डीएनए जो होता है ऐसा धागे की तरह, ऐसा क्रोमैटिन बोला जाता है, ऐसा अरेंज होता है। लेकिन बाद में यही क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस होकर के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं
क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का शेप बन जाता है, इनको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्रोमोसोम जो होता है, इसका जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमेयर। यही डीएनए ही जान लीजिए इकट्ठा होकर के क्या बना दिया है, कंडेंस होकर के क्या बना दिया, क्रोमोसोम। और यहाँ पर मैं जो यहाँ पर ये जो ज्वाइंट्स यहाँ पर है, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। क्रोमैटिड बोलते हैं। तो ये दो आर्म्स हैं। ठीक है, ये क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड्स को जोड़ती कौन है? सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर के बगल में क्या होता है? सेंट्रोमेयर के बगल में होता है काइनेटोकोर। ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर से ही जो है स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? अटैच होते हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर इधर अटैच होंगे इसको खींचने के लिए, और कुछ स्पिंडल फाइबर इधर अटैच होते हैं इसको खींचने के लिए। क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट होता है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन जाता है। यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम में दो इसको और इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में कौन सी क्रोमेटिड है? सिस्टर क्रोमेटिड है। देखिए, क्रोमोसोम एक ही है, और क्रोमोसोम की संख्या अगर आपको गिननी हो ना, तो नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स गिन लीजिए। सेंट्रोमेयर अगर यहाँ पर एक ही है तो ये क्रोमोसोम एक है। बस ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका है। कैसा हो चुका है? डुप्लीकेट हो चुका है। और आधा क्रोमोसोम यहाँ से बीच में से ये सेंट्रोमेयर स्प्लिट होकर के आधा एक सेल में चला जाएगा और आधा एक सेल में चला जाएगा। तो यहाँ आप क्रोमोसोम के काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर से आप थोड़ा सा अपने आपने कॉन्सेप्ट को क्या रखिएगा, क्लियर रखिएगा। मतलब क्रोमोसोम की संख्या अगर आपको गिननी है तो आप नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स को क्या कर लेना, काउंट कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रोफेज में। देखिए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, क्रोमैटिन जो होता है वो अनटैंगल। देखिए, टैंगल्ड का मतलब होता है उलझना, ऐसा उलझ जाए, ऐसा धागे जैसा। तो यहाँ उलझा नहीं है, सुलझ गया है, तो उसको अनटैंगल्ड बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब जाहिर सी बात है, दो अलग अलग सेल में आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ क्रोमोसोम जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोल की तरफ मूव होने लगता है। अपोजिट पोल का मतलब कुछ क्रोमोसोम इधर की ओर, कुछ क्रोमोसोम इधर की ओर, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एंड माइटोटिक ऑपरेटर। अब एस्टर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। माइटो एस्टर एंड माइटोटिक ऑपरेटर्स। माइटोटिक ऑपरेटर्स पूछा जाता है कि माइटोटिक ऑपरेटर्स जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? तो माइटोटिक ऑपरेटर टू एस्टर और स्पिंडल फाइबर से बना होता है। एस्टर का मतलब होता है ऐसा स्टार लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, इसको हम लोग एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एस्टर। ठीक है, और ये जो धागा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। देखिए यहाँ पर कितने वो बने हैं एस्टर, दो एस्टर बने। एक एस्टर इधर बना है, एक एस्टर जो है इधर बना है। ये देखिए, एक एस्टर जो है यहाँ पर बना है, देखिए एक एस्टर यहाँ पर बना है और एक एस्टर यहाँ। तो टू एस्टर है और ये स्पिंडल फाइबर है। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोटिक अपरेटस। क्या बोलते हैं? माइटोटिक अपरेटस। एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। एक एक बात को आप ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये पहला फिगर जो है ये अर्ली प्रोफेज, जिसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है। लेकिन देखिए लेट प्रोफेज में क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग डिसइंटीग्रेट हो जाता है और क्रोमोसोम देखिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर में आ गया है। ठीक है, इससे पहले ये धागे जैसे स्ट्रक्चर में था, जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। तो प्रोफेज के जितने भी मार्किंग पॉइंट्स हैं आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में देखिए कहते हैं कि मेटाफेज की शुरुआत में क्या होता है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑनसेट ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज की शुरुआत में ही क्या हो जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है, गायब हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल कंप्लीटेड। अगर आपको क्रोमोसोम के मार्फोलॉजी का स्टडी करना है तो ये बेस्ट स्टेज होता है क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम।
स्पिंडल फाइबर जो होता है वो देखिए, मैं बताया ना कि स्पिंडल फाइबर जो होता है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ता है। ये देखिए, ये काइनेटोकोर है और ये स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ा है। तो ये दो क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ ये एक ही क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ सेंट्रोमेयर एक है, बस उसकी दो क्रोमेटिड बन चुकी हैं। तो आधा क्रोमेटिड इधर चला जाएगा और एक क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, सेंट्रोमेयर का डिवीजन हो जाता है, सेंट्रोमेयर बीच में से क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। सेंट्रोमेयर बीच में से ही क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटर ऑफ सेल एंड फॉर्म इक्वेटोरियल प्लेट। ये देखिए, ये बीच बीच में एकदम इक्वेटोरियल लाइन पे ये आकर के अरेंज हो गए। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन किस फेज में होता है, तो आप ध्यान रखेंगे मेटा फेज में। जितने भी पॉइंट्स हैं ना, मतलब मैं कोई भी पॉइंट्स यहाँ छोड़ा नहीं हूँ, एनसीईआरटी में जितनी भी बातें हैं सब यहाँ हम आपके लिए लेके आए हैं। और आप ध्यान रख देखिए, ये है ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज का डायग्राम है, और ये मेटाफेज दिखा रहा है आपको। तो आप साथ साथ में डायग्राम भी देखिए, मैं डायग्राम भी एनसीईआरटी के साथ में लेके आया हूँ, कोई भी डायग्राम यहाँ पर मिस नहीं किया हूँ, सिंगल डायग्राम नहीं मिस है। तो प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, अब एनाफेज की शुरुआत करते हैं। एनाफेज क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है। क्रोमोसोम स्प्लिट होने का मतलब, जैसे हम बताया ना कि क्रोमोसोम जो होता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें दो क्रोमेटिड होती हैं। लेकिन यहाँ सेंट्रोमेयर इसके पास कितना होता है, सेंट्रोमेयर एक ही होता है। तो होता क्या है, सेंट्रोमेयर एक ही होता है, और जब क्रोमोसोम का बंटवारा होना होता है तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। यहाँ काइनेटोकोर होता है, और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं किससे जुड़े होते हैं, काइनेटोकोर से। ये काइनेटोकोर को खींचते हैं, तो काइनेटोकोर से जब खींचेंगे तो क्या होता है, ये यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ये बीच में से आधा बट जाता है। तो आधा क्रोमोसोम इधर चला जाता है, आधा क्रोमोसोम इधर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम ये एनाफेज की स्टेज में होता है। ईच सिस्टर क्रोमेटिड बिकम डॉटर क्रोमोसोम। देखिए, अभी तो इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते थे, और जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि इसकी ये दोनों कैसी हैं, डॉटर क्रोमोसोम। मतलब ये इंडिपेंडेंट एक क्रोमोसोम बन गया, ये अपना एक क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, पोल पोलवर्ड माइग्रेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। ये किधर की तरफ जाती हैं, पोलवर्ड। एक पोल ये है, एक पोल ये है, दोनों पोल की ओर क्रोमोसोम मूव करती हैं। कहते हैं कि सेंट्रोमेयर, ये बीच वाला हिस्सा जो यहाँ ग्रीन से आपको दिखा है, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर इज टुवर्ड्स पोल। देखिए, ये ऐसा क्रोमोसोम को पकड़ के खींचा जाएगा ना, ये तो ये ऐसा हो जाएगा, तो क्रोमोसोम आगे आगे चलता है, और क्रोमेटिड जो होती हैं बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड। ये जैसा खींचा जाएगा तो देखिए, ये सेंट्रोमेयर क्या है, आगे है, और ये इसके क्रोमेटिड कैसी हैं, पीछे। तो वही लिखा है कि जब खींचा जाता है क्रोमोसोम को, तो सेंट्रोमेयर जो होता है वो पोल की तरफ जाता है। इस तरह लीडिंग एज होता है सेंट्रोमेयर, लेकिन आर्म जो होते हैं वो पीछे होते हैं। और यहाँ आपको कुछ शेप देखने को मिलता है क्रोमोसोम के। जैसे अगर हम बात करें कि एनाफेज में जो चार तरह के क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता होगा, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और एक्रोसेंट्रिक, और टीलोसेंट्रिक। ये चार तरह के क्रोमोसोम होते हैं। तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम की साइज जो क्रोमेटिड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ जब मेटा मेटा क्रोमोसोम का फिगर देखेंगे तो वो बिल्कुल वी शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, वी शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा। सब मेटासेंट्रिक को हम लोग बोलते हैं ये एल शेप का स्ट्रक्चर दिखता है, और एक्रोसेंट्रिक वाला जे शेप का स्ट्रक्चर दिखता है, और टीलोसेंट्रिक को हम लोग बोलते हैं ये आई शेप का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एनाफेज में कौन सा क्रोमोसोम किस तरह दिखता है। तो मेटासेंट्रिक में जो है, मेटासेंट्रिक जो है वी तरह दिखेगा, सब मेटासेंट्रिक जो है वो एल तरह का दिखेगा, एक्रोसेंट्रिक जो है वो जे की तरह दिखेगा, और टीलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है यहाँ पर आई की तरह दिखता हुआ नजर आता है। अब हम बात करते हैं अगर टीलोफेज की, तो टीलोफेज जो है, ध्यान से देखिए टीलोफेज क्या है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल। क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल पे क्लस्टर इकट्ठा हो जाते हैं। क्रोमोसोम डीकंडेंस, अभी पहले क्या हो रहा था, कंडेंसेशन, और जब सेल का डिवीजन हो गया तो वापस जो है क्रोमोसोम खुल जाएगा और क्रोमेटिन बन जाएगा। तो ये डीकंडेंसेशन होता है। यहाँ डीकंडेंसेशन का मतलब अब ये जा रहा है बनने क्रोमोसोम से, क्या बनने जा रहा है, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम से जो है ये अब क्या बनेगा, क्रोमेटिन बनेगा। क्या बनेगा ये, क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन का फॉर्मेशन होगा। क्रोमोसोम लॉस्ट दियर इंडिविजुअलिटी, मतलब यहाँ क्रोमोसोम
सिंगल सिंगल जो आपको दिखते थे वो अब दिखेंगे ही नहीं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, ये देखिए वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया है, बन गया है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब वापस बन जाता है। तो इस तरह हम लोग पूरा एम फेज देख लिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के सभी मार्किंग पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट डायग्राम जो एनसीईआरटी में गिवन है ये हम सब देख लिए। ये देखिए डायग्राम टीलोफेज का है। अब देखिए हम लोग जैसा पढ़े थे कि जो माइटोसिस है उसमें, माइटोसिस में देखिए G1 था, एस था, G2 था और एम फेज था। और एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज है ना, एनाफेज और टीलोफेज, ये तीनों हो गए चारों। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी देखिए सेल साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल इन डॉटर सेल, और वो सेम सेल ऑर्गेनल डबल डबल बने होते हैं, तो एक टाइप का सेल ऑर्गेनल एक तरफ चला जाएगा और एक तरफ चला जाएगा। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो होती है, अब देखें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में अलग तरह की साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है। कहते हैं कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल फरो का फॉर्मेशन होता है, सेल फरो का फॉर्मेशन होता है। फरो का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ऐसा ये अंदर की तरफ दबता चला जाता है, ऐसे अंदर की तरफ ये दबता हुआ चला जाता है, बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर से अगर अंदर की तरफ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटर टू अगर सेंटर, पेरीफेरी टू सेंटर, ऐसा लिखिए। पेरीफेरी मतलब बाहर, पेरीफेरी, पेरीफेरी से अगर सेंटर की तरफ हो रहा है तो ये किसमें होता है, एनिमल सेल में, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेंट्रीपीटल बोलते हैं, सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल टाइप का सेल डिवीजन यहाँ पर होता है, किसमें, एनिमल सेल में। सेल फरो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और जबकि जो प्लांट में साइटोकाइनेसिस है वहाँ प्रिकर्सर ऑफ सेल बनता है, मतलब ऐसा अगर मान लो सेल है तो यहाँ पर क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से कहाँ पर, बाहर की ओर क्या होता है, प्लेट, सेल प्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, सेल प्लेट बिकम मिडिल लैमेला बिटवीन वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, ये प्रिकर्सर ऑफ सेल हम बोलते हैं, प्रिकर्सर ऑफ सेल, सेल वॉल किसको, मिडिल लैमेला को बोलते हैं। तो यहाँ मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है और यहाँ इनर टू आउटर होता है। वहाँ पेरीफेरी टू सेंटर हुआ था, यहाँ क्या होता है, सेंटर टू पेरीफेरी होता है। कैसा होता है, सेंटर से किधर होता है, सेंटर से होता है पेरीफेरी की तरफ, पेरीफेरी, सेंटर से होता है पेरीफेरी की तरफ। और सेंटर से पेरीफेरी की तरफ अगर हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मान लो न्यूक्लियस का बंटवारा हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस का बंटवारा हो जाए, मान लीजिए कोई सिंगल सेल है, ठीक है, और न्यूक्लियस का बंटवारा हो जाए लेकिन सेल ही ना डिवाइड हो, तो बताइए यहाँ मल्टी न्यूक्लियर का केस आ गया ना, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर क्या हो गया, और न्यूक्लियस आ गया, और न्यूक्लियस आ गया। तो न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, लेकिन अगर सेल का ही नहीं बंटवारा हो, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो वहाँ न्यूक्लियस की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन, जैसा कि देखने को मिलता है कोकोनट और वाटर में, जिसको हम लोग लिक्विड इंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड इंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक, लिक्विड इंडोस्पर्म में क्या होता है, सेल न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो जाता है लेकिन सेल का डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। अब हम लास्ट यहाँ देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल अगर आपको बनाना है तो आप किसके थ्रू जाओगे, माइटोसिस के थ्रू जाओगे। ठीक है, माइटोसिस जो होता है वहाँ जो दोनों सेल का निर्माण होता है वो जेनेटिकली कैसा होता है, सेम सेल होता है। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे किसी की बॉडी का ग्रोथ होना है तो वहां पर जो होता है ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा है, माइटोसिस की वजह से हो रहा है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, इसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका रेशियो अगर कम होता जाता है तभी जाकर के सेल का डिवीजन होता है। तो इसको वापस रीस्टोर करने के लिए कौन सा प्रोसेस आता है? माइटोसिस आता है। सेल रिपेयर, कहीं मान लो कहीं कुछ डैमेज हो गया, कहीं घाव लग गया, तो उसको हील करने के लिए, वापस भरने के लिए जो होता है वो माइटोसिस होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड एंड डैमेज सेल, इन सभी जगहों पर कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस। कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम, प्लांट की जो मेरिस्टेम होती है, चाहे रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, चाहे सूट एपिकल मेरिस्टेम हो, और चाहे लेटरल मेरिस्टेम हो, वहां पर जो होता है कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस। तो इस तरह से हम माइटोसिस की एक एक बात, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, सारी चीजें यहाँ पर हम कवर कर लिए हैं, है ना। और माइटोसिस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मियोसिस, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मियोसिस, जो माइटोसिस जो है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल बताएं, ताकि वो लोग भी वीडियोस देखें और मुझे एक इनकरेज मिले आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर के आने के लिए। और मैं बता रहा हूँ ना, सच में मैं इतना अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा ना इस पूरे सीरीज़ में, या पूरे अपने चैनल पर, जो आपकी रिवीजन और कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना देगा कि अगर आप पूरी तरीके से फॉलो करते हो ना, तो मैं 80% काम आपके लिए ला करके यहाँ रख दूंगा। 20 तो आपको करना है, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला सेल डिवीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं हम लोग? मियोसिस बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, मियोसिस की अगर हम बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? मियोसिस के बारे में अगर हम बात करें, तो मियोसिस जो होता है, इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। तो इससे पहले एक बार हम रफली इसको समझते हैं कि मियोसिस में होता क्या है। तो मियोसिस में देखिए, अगर मान लीजिए कोई सेल है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी की ही बोल रहे थे, मान लीजिए इसमें 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में है। अब इस क्रोमोसोम, इस सेल को क्या करना है? डिवाइड करना है। ध्यान सुन लीजिए, हम लोग जनरली देखेंगे कि माइटोसिस ऐसे सभी जगहों पर हो रहा था जहां सेल का ग्रोथ होना है, 1 से 2 सेल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मियोसिस जो होता है, ये हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। कौन सी सेल? हैप्लॉइड, गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है ना? गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ जो मियोसिस है, ये 2 स्टेप में होता है। मियोसिस के 2 स्टेप हैं, एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड तो बिल्कुल हूबहू माइटोसिस जैसा है। मियोसिस फर्स्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मियोसिस सेकेंड जो है वो एकदम माइटोसिस की कॉपी है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में होता है। और इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मियोसिस फर्स्ट जो है, मियोसिस फर्स्ट में ये दो सेल बन जाएगा, है ना। और क्रोमोसोम आधा आधा हो जाते हैं। यहाँ पर ये सीधा सीधा 46 क्रोमोसोम, ये समझिए कि 23 क्रोमोसोम, वो जो दो एक जैसे क्रोमोसोम होते थे ना, एक मदर के एक फादर के, तो ये समझिए कि दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। 2 सेल बन गया है, हैप्लॉइड सेल बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? अब मियोसिस फर्स्ट हो गया। अब ये सिंगल जो 23 क्रोमोसोम की सेल है, अब ये एकदम माइटोसिस जैसा काम करेंगी। अब ये 23 का क्या सेल बना देती हैं? 2 सेल बना देती हैं। 23 का कितना सेल बना देती हैं? 2 सेल बना देती है 23 क्रोमोसोम का, ठीक है। इस तरह से अगर हम कहें कि एक सिंगल सेल से कितनी बन गई? 4 सिंगल सेल बन गई। और ये दूसरा स्टेप क्या था? ये, इसको हम बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। क्या बोलते हैं? मियोसिस सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मियोसिस जो है, क्रोमोसोम की संख्या को आधा कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। मियोसिस क्या चीज़ है? कहते हैं ये रिडक्शनल डिवीजन है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन व्हिच रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ इन डॉटर सेल। डॉटर सेल में जो होता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल सेल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए यहाँ पर 2 न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, 2 सीक्वेंशियल सेल साइकिल चली, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ठीक है। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एस फेज में होगा, वो भी शुरू में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भले 2 बार यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकेंड है, दो दो बार डिवीजन हो रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियस का, सॉरी, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो एक ही बार एस फेज में होता है। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मियोसिस में जो होता है, इसमें
पेयरिंग होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम फर्स्ट है, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड हो जाती हैं? 2 क्रोमेटिड हो जाती हैं। अब ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें भी कितनी क्रोमेटिड हो जाएंगी? 2। तो ये दोनों मान लीजिए एक ही कैरेक्टर को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? एक कैरेक्टर को बता रहे हैं। मान लो ये आई कलर के लिए, आई कलर बताने के लिए ये हमारी मदर का क्रोमोसोम है और ये किसका क्रोमोसोम है? फादर का क्रोमोसोम है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ जो है ये सिंगल क्रोमोसोम इधर है और ये सिंगल क्रोमोसोम इधर। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्रोमोसोम की संख्या गिननी है तो आप क्या देखोगे? आप सेंट्रोमेयर की संख्या गिनोगे। तो यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर है, यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर है। ये दो अलग अलग क्रोमोसोम है और इन दोनों क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस, ठीक है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड। कौन सी क्रोमेटिड बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। लेकिन ये दोनों है ना, ये जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ये नॉन सिस्टर क्या है? क्रोमेटिड है, ठीक। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है इसका कुछ कैरेक्टर जो है इसमें चला जाएगा, ठीक है, और इसका इसमें चला आएगा, दोनों का एक्सचेंज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो होता है वो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट जो होता है ना, मियोसिस फर्स्ट में भी जैसे जनरल सेल डिवीजन है ना, प्रोफेज मेटाफेज, तो इसमें भी होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस फर्स्ट में भी है। अब इसकी प्रोफेज, अब इसको ऐसा बोलते हैं, प्रोफेज फर्स्ट बोलते हैं, मेटाफेज फर्स्ट बोलते हैं, एनाफेज फर्स्ट बोलते हैं, टीलोफेज फर्स्ट बोलते हैं। और प्रोफेज फर्स्ट जो है ना, प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बड़ा है। इसमें जो है प्रोफेज फर्स्ट की जो है वो 5 स्टेज हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो कहते हैं कि प्रोफेज जो होता है वो लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन माइटोटिक प्रोफेज। जो हम लोग माइटोसिस में प्रोफेज पढ़े थे उसकी प्रोफेज में इसका प्रोफेज बहुत लंबा होता है। इसको 5 फेज में डिवाइड किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है इस बेस पर इसको बांटा गया है 5 भाग में: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मेरे साथ बोलो: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कहते हैं इसका ट्रिक है लाओ जरा पानी दे दो। लाओ अल्फा जरा जेड पानी पिए दे दो, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, ठीक है। आप याद करिएगा ऐसे फ्रीक्वेंट: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि लेप्टोटीन, लेप्टोटीन को मैं बोलता हूँ लपेटोटीन। यहाँ पर डीएनए को क्या किया जाता है? लपेटा जाता है ताकि वो क्रोमोसोम बना सके। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, देखते बोले ना, या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ये ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अब देखिए यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप बोला तो लाइट ही ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन मत ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात होती है लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम का क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। जबकि जाइगोटीन की अगर बात करें तो जाइगोटीन में जो होता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक। सिनेप्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। पूछा जाता है मैच द कॉलम के क्वेश्चन तो यहाँ से भर भर के आते हैं। 4-5 प्रोसेस देख दी जाएगा। ये प्रोफेज फर्स्ट ना, मतलब ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो लिखा ही है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जबकि एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम अभी मैंने दिखाया था, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का आपस में
पास आना क्या कहलाएगा? सिनैप्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिनैप्सिस कहलाएगा। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम पास में आ जाते हैं। फॉर्मेशन जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, सॉरी यहाँ पर ये क्रोमोसोम एक ही है, बस इसकी क्रोमेटिड 2 है, ठीक है। और ये क्या होगा? ये दूसरा क्रोमोसोम है ये, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है? कुछ मटेरियल आ जाते हैं जिनको ज्वाइंट करने के लिए काम करते हैं, उनको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो इन दोनों को जोड़ने का क्या करती हैं? काम करती हैं, ठीक है, जोड़ने का काम करती हैं। अब आगे देखिएगा ध्यान से क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये किससे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं उसको, और ये लाइट माइक्रोस्कोप, लेप्टोटीन लाइट माइक्रोस्कोप, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। बाईवैलेंट और टेट्राड। अब बाईवैलेंट जो वर्ड यूज किया गया, ये किसके लिए यूज किया गया? क्रोमोसोम के लिए यूज किया गया। और टेट्राड वर्ड यूज किया गया क्रोमेटिड के लिए। किसके लिए? क्रोमेटिड के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ रहे हैं तो क्रोमेटिड कितनी हो गई? 1 2 3 4, इसलिए क्या बोला गया? टेट्राड। और क्रोमोसोम कितने हो गए? 2, एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम ये, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बाईवैलेंट। क्या बोलेंगे? बाईवैलेंट, ठीक है। बाईवैलेंट एंड टेट्राड आर मोर क्लियर एट पैकिटीन। फर्स्ट 2 स्टेप शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू नेक्स्ट। ये जो शुरू के जो 2 स्टेप हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं आगे के 2 स्टेप के कंपेयर में। और क्या बोला है कि अगर आपको बाईवैलेंट या टेट्राड देखना है तो ये मोर क्लियर होता है किसमें? पैकिटीन में। ये समझ लीजिए ना, या ये एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। चलिए आगे देखिए, अगर हम पैकिटीन की बात करें तो बाईवैलेंट आर क्लियरली विजिबल एज टेट्राड। यहाँ जो है बाईवैलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम, और टेट्राड मतलब एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, तो 2 के पास कितना हो जाएगा? 4 क्रोमेटिड हो जाएगा। देखिए ये एक क्रोमोसोम था तो इसके पास कितनी क्रोमेटिड? 2। ये दूसरा क्रोमोसोम, इसके पास भी कितनी? 2। और ये जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितनी क्रोमेटिड हो जाएंगी? 4। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? टेट्राड। और क्रोमोसोम कितने बन जाते हैं? 2, बाईवैलेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन, जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो एक एक पॉइंट्स यहाँ पर एक एक क्वेश्चन है, समझिए कि पूछेगा कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पैकिटीन। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब देखिए मैं बता रहा था क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? ये 2 क्रोमोसोम, इनको होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये ऐसा होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की एक्टिविटीज यहाँ को देखने को मिलती है, किसमें? पैकिटीन में, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें डिप्लोटीन की, तो डिप्लोटीन जो होता है, डिप्लोटीन डिसोल्यूशन, डिप्लोटीन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये जो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम के बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था ना, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अब गलने लगता है, डिसोल्यूट होने लगता है। कियासमाटा फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कियासमाटा फॉर्मेशन जो होता है, एक्स शेप का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है। जैसे जब 2 क्रोमोसोम, जैसे ये क्रोमोसोम की क्रोमेटिड मैं दिखा रहा हूँ, ये दूसरे क्रोमोसोम की क्रोमेटिड दिखा रहा है, तो ये अपना जब पार्ट जो होता है शेयर करते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, एक्स शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कियासमाटा फॉर्मेशन या एक्स शेप का स्ट्रक्चर। डिप्लोटीन कैन लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ज़्यादातर वर्टिब्रेट में जो होती है ना, जब oogenesis होता है, oogenesis गैमेट का फॉर्मेशन होता है फीमेल में, तो कई सालों तक जो होती है ये डिप्लोटीन जो होती है वो रुकी होती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो oogenesis होती है उसकी जो वो साइट है वो किस स्टेप में क्या होती है, अपने आप को रेस्ट की होती है। तो मियोसिस मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन में, मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन में, ठीक है। डाइकाइनेसिस की बात करें तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। अब ये प्रोफेज ही चल रहा है ना। अब समझिए कि डाइकाइनेसिस के लास्ट स्टेप अगर इसका प्रोफेज का, तो अब क्या आएगा? मेटाफेज। तो यहाँ से मेटाफेज की स्टेज, मेटाफेज फर्स्ट की शुरुआत होने लगती है, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल कंप्लीट। यहाँ क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमाटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमाटा का मतलब जैसे ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना था ना, ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर क्रोमेटिड का, तो ये क्या होता है?
ये दूर होने लगते हैं, टर्मिनेट होने लगता है, मतलब कि आधा ये एक दूसरे से ये इधर आने लगेगा और ये इधर आने लगेगा, तो जो टचिंग था पहले अब इतना ही बचेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ, टर्मिनलाइजेशन क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनलाइजेशन आप बोलते हैं कियास्माटा। ठीक है, ये डाइकाइनेसिस में देखने को आपको मिलता है। माइटोटिक स्पिंडल असेंबली, अब आप सेल डिवीजन कराना, तो माइटोटिक स्पिंडल क्या होते हैं यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, क्योंकि अभी ये प्रोफेज फर्स्ट है ना, प्रोफेज के बाद क्या होगा, न्यूक्लियस के जितने भी न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो है क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आप मियोसिस जो माइटोसिस जो आप पढ़े हो ना, उसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। माइटोसिस का कॉन्सेप्ट तो यहाँ यूज ही होगा, बस ये थोड़ा सा क्या है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नया टाइप का हो गया, सेल डिवीजन की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके रूल्स है, वो तो यहाँ फॉलो ही होना है। तो प्रोफेज फर्स्ट हो गया, तो अब सेल डिवीजन के लिए माइटोटिक स्पिंडल या मियोटिक स्पिंडल का बनना तो जरूरी है। और यहाँ पर आपको दिखाई कि यहाँ पर जो आपको दिखाया गया, ये प्रोफेज फर्स्ट दिखाया गया है। यहाँ देखिए ये दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। और होमोलॉगस क्रोमोसोम ये देखिए एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कितने क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है। ये देख करके आप बता सकते हो कि ये जो डायग्राम है ये प्रोफेज फर्स्ट का है। कई बार क्वेश्चन आया है जिनके डायग्राम को ही पूछा गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट क्या है, बाईवैलेंट आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटर प्लेट। ठीक है, जो क्रोमोसोम है ना वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, ये देखिए इस तरह इक्वेटोरियल प्लेट पे यहाँ पर भी आ जाते हैं। बाईवैलेंट यहाँ जो वर्ड यूज किया गया वो क्रोमोसोम के लिए यूज किया गया, और जो टेट्राड वर्ड यूज किया जाता है वो क्रोमेटिड के लिए यूज किया जाता है। तो बाईवैलेंट मतलब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जुड़े हैं वो कहाँ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, ये देखिए स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़े कि नहीं जुड़े, ये देखिए काइनेटोकोर से जुड़े हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं करेगा। क्यों, सेंट्रोमेयर डिवाइड तो तब करता है जब एक ही क्रोमोसोम को पकड़ के खींचा जाए। यहाँ तो दो अलग अलग क्रोमोसोम है, तो आधा क्रोमोसोम उधर चला जाएगा और आधा क्रोमोसोम कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यहाँ अभी एनाफेज फर्स्ट में जो होता है, यहाँ सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं का होता है। यहाँ सेंट्रोमेयर जो है, सेंट्रोमेयर डज नॉट स्प्लिट, सेंट्रोमेयर जो होता है यहाँ पर, सेंट्रोमेयर डज नॉट स्प्लिट, यहाँ सेंट्रोमेयर जो होता है उसका बंटवारा यहाँ पर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रोमेयर जो होता है यहाँ पर स्प्लिट नहीं होता है, यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। देखिए ये एक पोल की तरफ इधर चले जाएंगे, एक पोल की तरफ इधर, देखिए एनाफेज को दिखाया गया है। ठीक है, और इस तरह जब टीलोफेज आएगा तो यहाँ पर दो डायाड आपको देखने को मिल रहे हैं, दो अलग अलग सेल आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीफॉर्मेशन, क्योंकि दो सेल अब फिर से बनना है ना, तो सेल जब बनना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाता है, न्यूक्लियोलस भी फॉर्म हो जाता है। सम डिस्पर्जन ऑफ क्रोमोसोम में अकर्स, देखिए वहां क्या होता था कि क्रोमोसोम खुलने लगता था माइटोसिस में, लेकिन यहाँ अभी नहीं होगा क्योंकि इसको अभी तो और डिवीजन करना है ना, मियोसिस सेकंड करना है। तो डिस्पर्जन ऑफ क्रोमोसोम में अकर बट दे डू नॉट रीच द इक्वेटर फुल्ली, पूरी तरीके से जो है ऐसा वो क्या नहीं हुए हैं, डिस्पर्स नहीं हुए हैं। साइटोकाइनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ डायाड सेल, यहाँ दो सेल का फॉर्मेशन हुआ तो उनको हम लोग बोलते हैं डायाड। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक शॉर्ट फेज आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, डीएनए का कोई रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन फेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। चलिए, अब मियोसिस सेकंड एग्जैक्ट आपका क्या है, मियोसिस सेकंड एग्जैक्ट आपका माइटोसिस ही है। अब माइटोसिस में हम लोग क्या पढ़ते थे कि दो फेज होता था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब जो जो चीजें प्रोफेज की होती थी वहां पर माइटोसिस की, वही यहाँ पर भी होंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर फिर से हो जाएगा, क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन हो जाएगा। मेटाफेज सेकंड में जैसे वहां मेटाफेज में हम लोग पढ़ते थे कि सेंट्रोमेर आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो अपोजिट पोल पर से क्या करेंगी,
सिस्टर क्रोमेटिड को खींचेंगी। एनाफेज यहाँ पर दिखाया गया, देखिए एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड अब की बार स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। तो एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, ठीक है। एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ, वहां तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम को दो हिस्से बांट दिया गया, तो यहाँ पर सेंट्रोमेयर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। टीलोफेज जो है, टीलोफेज सेकेंड जो होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया गया, जैसे ये एक सेल था, एक से यहाँ दो सेल बना था, डायाड, ठीक है। अब ये दो जो सेल है यहाँ पर फिर से मियोसिस सेकेंड करके क्या कर दिए हैं, दो सेल और बनाए। तो इस तरह से कितना सेल बन गया, देखिए 4 सेल बन गया, और 4 के चारों हैप्लॉइड सेल है। तो एक डिप्लॉइड 2n सेल से सभी सेल कैसे बन गए, nn के 4 सेल बन गए हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है कंजर्विंग क्रोमोसोम नंबर ईच स्पीसीज इवन दो पर पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। पैराडॉक्सिकली का मतलब होता है अपनी बात का विरोध करना, मतलब ये हो तो रहा है आधा, लेकिन ये समझिए कि क्रोमोसोम की डिप्लॉइड जो होने का कंडीशन उसको मेंटेन करता है। क्यों, क्योंकि जैसे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा, तो गैमेट अगर हैप्लॉइड अगर इधर से हुआ, हैप्लॉइड मदर के उधर से हुआ, तब जाकर के जाइगोट बनेगा और क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर सोचिए वो डिप्लॉइड ही होता तब तो 4n बन जाता। तो समझिए इस बात को कि इस लाइन को समझिएगा कि ये हेल्प करता है कंजर्विंग स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, ठीक है। ये इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को, यहाँ जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो माइटोसिस था उसमें एग्जैक्ट दोनों सेम टाइप की सेल बन जाती थी, और यहाँ पर सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, क्रोमोसोम की मटेरियल की शेयरिंग हुई है ना, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या हुआ है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिली है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाता तो पूरे सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा। G1 फेज इसमें भी आता है, S फेज आता है, G2 आता है, फिर कैरियोकाइनेसिस आता है। अब कैरियोकाइनेसिस में इसकी दो है, एक मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट है, और ये मियोसिस सेकेंड है। ये क्या है, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो देखिए कैरियोकाइनेसिस में क्या, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। फिर आ जाता है साइटोकाइनेसिस, उसके बाद यहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन आता है इंटरकाइनेसिस, फिर आता है इसका भी कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। अगला जो दो सेल बना, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, और लास्ट में क्या जाता है, साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है मियोसिस का, एक बार ध्यान से देखिएगा, G1 S G2, फिर आ जाता है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में आ जाता है इंटरकाइनेसिस, ठीक। अब मियोसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, और ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस ये पूरा हो गया, और ये साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। अब नंबर आप क्रोमोसोम को लेकर के बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक टेबल लेकर आया हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि G1 फेज में किसी के पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना होगा, अभी G1 फेज में क्रोमेटिड भी एक ही होगा, एक ही क्रोमेटिड का मतलब इस तरह एक क्रोमेटिड है, ठीक। और डीएनए कंटेंट कितना बोला जाएगा, 2C, ठीक। अब जब मान लीजिए एस फेज में आता है, तो एस फेज में मैं आपको बताया था कि क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती है, उतनी ही रहती है। 46 था तो अभी भी 46 है, लेकिन अब क्रोमेटिड 2 हो गई, इसका मतलब क्रोमेटिड ऐसा हो गया, समझ में आया क्या। तो 2 क्रोमेटिड हो गई, और डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, डीएनए अब 2C से क्या हो गया, 4C। G2 फेज में वही चलेगा, प्रोफेज में वही चलेगा, मेटाफेज में भी वही चलेगा। एनाफेज में देखिए, एनाफेज में जब यहाँ बंटवारा हो जाता है, तो एनाफेज में जो होगा वो क्या हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम एक तरफ हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम एक तरफ हो जाते हैं। तो इसलिए अब यहाँ 23 + 23 लिखा है, और यहाँ अभी भी क्रोमेटिड कितनी है, 2 है, ठीक है। और डीएनए का कंटेंट आधा इधर आधा इधर, इसलिए 2C + 2C लिखा है। टीलोफेज की कहानी वही है। तो जब साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो 23 क्रोमोसोम एक तरफ हो जाते हैं, जिनमें क्रोमेटिड कितनी होती है, 2 होती है, और डीएनए कंटेंट कितना होता है, 2C होता है। अब यहाँ पर ये जो है एग्जैक्ट ये जो है ये आपको दिखाया गया है, ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये आपको दिखाया गया। अब बीच में आती है इंटरकाइनेसिस, तो इंटरकाइनेसिस में यही चीजें देखिए यहाँ पर प्रोसीड की गई।
23 2 और ये 2C। अब प्रोफेज सेकंड आएगा, तो देखिए यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन तो होना नहीं है, जो हुआ था हो गया, अब खत्म। 23 क्रोमोसोम यहाँ भी, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी। अभी लेकिन ये जो है डिप्लॉयड है ना ये, तो क्या होगा, 23 का जो है ये एनाफेज में 2 हिस्सा बन जाएगा, और यहाँ क्रोमेटिड कितनी हो जाएगी, 1, और डीएनए का कंटेंट अब हो जाएगा C+C। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। टीलोफेज सेकंड में 23+23 क्रोमेटिड एक ही रहेगी और C+C का कंडीशन आएगा, और जब सेल बनेगा तो एक सेल में 23 क्रोमोसोम, ध्यान रखना, जब यहाँ हैप्लॉइड सेल बनेगा तो एक में 23 क्रोमोसोम, क्रोमेटिड होगी एक, और डीएनए का कंटेंट होगा केवल C। तो इस तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट सेल डिवीजन जो है कर ले गए हैं, ठीक है। और जाते जाते हम आपको बोलेंगे थैंक यू, ठीक है। आपने पूरा सेल डिवीजन देखा होगा और आपसे कुछ भी यहाँ पर मिस नहीं होने वाले हैं, और इसका जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेके आने वाले हैं अपने बायोलॉजी 20 सुपर इम्पोर्टेंट सीरीज में। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के चैप्टर्स आपके लिए लेके आएंगे, और हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर रहे हैं, उनके की कॉन्सेप्ट, फार्मूले और डायग्राम जो है शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर रहे हैं। और इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर के इसका पीडीएफ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।